पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया में सराहा जा रहा है। There are no free lunches in international relations. I think 350 अरब रुपए प्लस की नई टैक्सेशन है। 3-4 मिनट की जो बारिश मूसलाधार थी, हमने पहले वो एंजॉय की। While I was working with the BBC as well, और उससे पहले भी कभी किसी ने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया। भारतीय वज़ीर दिफा का SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामी में पहलगाम वाक़े का जिक्र ना होने पर तिलमिला उठे। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास, राजनाथ सिंह नाराज और दस्तखत से इनकार। मुश्तरका एलामिये में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का भी इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का होगा गजा जंग खत्म करने पर इत्तफाक। जंग 2 हफ्तों में खत्म हो रही है। हमास की जगह 4 अरब ममालिक गजा का इंतजाम संभालेंगे। इस्राईली अखबार का दावा, गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा और हमास की क़यादत को जिला वतन किया जाएगा। 2 रियासती हल की इस्राईली हिमायत के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात की शर्त रखी गई है। अमरीका की जानिब से मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर इजरायली खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाएगा। नेतन्याहू पर गजा जंग बंदी और मजलूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करने के लिए दबाव में इजाफा। नेतन्याहू के खिलाफ 7 दिनों के अंदर एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया गया। बमुश्किल 1 वोट से ही बका को यकीनी बनाया। आखिरी लम्हात में कट्टर यहूदी जमातों का मुआहदा तय पा गया, जो इस्राईली हुकूमत का अहम हिस्सा है। मुआहदा ना होता तो नेतन्याहू को पार्लिमान तहलील और नए इंतखाबात का ऐलान करना पड़ता। ईरान की जानिब से ईरान को इक्तिसादी पाबंदियां खत्म करने की पेशकश का इम्कान। नेटो समिट के दौरान ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अगले हफ्ते ईरान से बात होगी, मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। अमरीका की जानिब से ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर्स इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त ना देना है। वज़ीर आज़म को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ़ॉर्म। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर मार्को रूबियो से तशक्कुर का इजहार। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म क़यादा और तजारत के शोबे में करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बखैर आगले, भली करे आया के जी आया नो। दुनिया बोले के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। जनाब, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है और अहम इसलिए भी है क्योंकि कल जो भी कुछ हुआ SCO इजलास में, उससे हम क्या हैरान होते, उससे जितना इस वक्त भारत परेशान है ना, क्या ही कर लेंगे आप। एब्सोल्युटली, कल जो कुछ हुआ, इफ आई कैन गेट समथिंग ओवर हियर आई कैन स्पीक एज वेल। सो द थिंग इज के कल जो कुछ हुआ है, राजनाथ सिंह जब आए और जब आने के बाद अच्छा, मुझे ये बताएं, डज इट रियली कम टू योर माइंड, कल की जो सारी सिचुएशन थी आपको थोड़ी फिल्मी शिल्मी लगती है कहीं ना कहीं? या एब्सोल्युटली फिल्मी लगती है। वो उनका गाना था ना, इधर चला मैं उधर चला, तो वो इधर गिरा मैं उधर गिरा। अरे ये क्या बात हो गई, आप तो शुरू में ही एक तो भारतीय गाने गा रहे हैं और भारतीय गानों की क्यों बात कर रहे हैं? वैसे मेरे जहन में ये बात भी आ रही है भाई, इसलिए क्योंकि भारत के जहाज गिरे, भारत के हेलीकॉप्टर गिरे, मोदी साहब अपने बयानिए के साथ गिरे और उसके बाद कल जो है भारत अब पूरी दुनिया की नज़रों में भी गिर चुका है। अरे यस, और एक्चुअली मेरे जहन में ये बात आती है कि इस पूरे सिनेरियो में किस हद तक पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो जीत है वो निकल कर सामने आई है। सो पाकिस्तान की एक तरह से जीत ही जीत है। आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम आफ्टर द वॉर एंड इट इज कंटिन्यूइंग। एब्सोल्युटली, कल जो SCO में भारत के साथ हुआ है वो ये कि पाक भारत जंग के बाद पहली बार पाक भारत वज़राए ख़ारजा आमने सामने आए SCO इजलास में। फिर इजलास हुआ, उसका मुश्तरका एलामिया जारी हुआ
और भारत उसमें पहलगाम वाक़या डलवाने में हुआ नाकाम, भारत का खेल हुआ तमाम। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, इफ यू कैन शो द ट्वीट, अगर हम वो ट्वीट दिखाएं, एक सहाफ़ी हैं रेबेका स्मिथ, उन्होंने जो ट्वीट किया है उससे भारत में काफ़ी आग लग रही है। उन्होंने कहा कि जी एक तो ये कि पहलगाम वाक़े की बात नहीं आ सकी, और दूसरा ये कि बलूचिस्तान वाला वाक़या जो है वो इस मुश्तरका एलामिया में डाला गया। अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। एग्जैक्टली और फिर बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी होगा, एंड आई वांट टू रियली टॉक अबाउट इट, कि ये सिर्फ ये मामला नहीं है, मामला कुछ इस तरह से भी है कि भाई वहाँ पर और मुल्क भी हैं, वहाँ पर रशिया, दीगर ममालिक भी हैं। सो इफ उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की तायद करता है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद होती है, तो भाई इसमें पाकिस्तान का विन ही विन है। और एक्चुअली डू यू थिंक फैसल कि इसमें भारत के लिए कुछ लर्न करने को होता है, क्योंकि हमें तो रिजवान ने यही सिखाया है कि यहाँ तो आप कुछ विन करते हैं या फिर लर्न करते हैं। अब बेचारे भारत की जो है वो इस साल लर्निंग ईयर है उनका, और वो ठीक है, लेकिन वो बेसिकली सीख नहीं रहे। आई रियली सर्च फॉर सम इंडियन रिएक्शन एज वेल कि जी वहाँ पे क्या होता है। वैसे तो आपको पता है कि वहाँ का मीडिया पहले दिन तो बड़ा वो करता है कि ये कर दिया, वो कर दिया, और मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर वो रोना शुरू करते हैं। इस सब पे बात कर लेते हैं। माहिर बैन अक़वामी उमूर हामिद अल-मुश्तक़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हुई है कल SCO में, इसको भारतीय मीडिया तो ये दिखा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है वो इतने पावरफुल हैं, उन्हें दस्तखत करने से इनकार कर दिया। असल खबर ये है कि वो जो चीज़ करवाना चाह रहे थे, पहलगाम वाक़या SCO में उसके मुश्तरका एलामिया में डलवाना चाह रहे थे, वो हो नहीं सका। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, और मैं ये समझता हूँ कि जिसको कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के पूरी दुनिया में एक बड़े अच्छे दिन आए हुए हैं, और इंशाल्लाह ये बेहतरी आएगी कि दुनिया पाकिस्तान का किरदार मान रही है। पाकिस्तान जिन मसाइल की और खित्ते में इंडिया की जो गलत पॉलिसियाँ थी, जिनका बड़े अरसे से आज जिक्र कर रहा था, वो पाकिस्तान अब देख रहा है और पाकिस्तान दिखा रहा है। ठीक है, और उसके अंदर जो सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा कि जी ना तो कश्मीर के मसले के बगैर खित्ते में अमन आ सकता है, और कश्मीर जो है वो सबसे अहम मसला है। और तीसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का मसला और बलूचिस्तान में भारत की दहशतगर्दी को इसके अंदर शामिल करवाया है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान का जो किरदार है वो दुनिया में सराहा जा रहा है, ये बहुत अहम था, और ये बड़े पाकिस्तान को बड़े फ्रंट फुट पे ले आया है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान और अहम किरदार अदा करेगा, और इंडिया जो पाकिस्तान को खित्ते में तनहा करना चाह रहा था, पाकिस्तान को अकेले करते करते आज पूरे खित्ते में खुद अकेला हो गया है। आज उसके हमसायों से ताल्लुकात ख़राब है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खुद हिंदुत्व जो जहनीत है, जो अखंड भारत में अक़लियतों के लिए बर्दाश्त ना करने का रवैया था, और सबसे बढ़कर ये कि जो इलाके के अंदर अपनी, जिसको आप कहते हैं चौधराहट बनाने के लिए, हैजमनी बनाने के लिए उसने जो सलूक अपनी अक़लियतों के साथ, अपने हमसायों के साथ किया, उसके नतीजे में पूरी दुनिया देख रही है कि आज भारत खित्ते में अकेला है, और पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के साथ मुमालिक पाकिस्तान के किरदार को सराह रहे हैं। राइट हामिद साहब, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा शायद तवील होगा, बट आई वांट टू पुट इट इन दिस वे, ताकि मैं जो इस्टेब्लिश करना चाह रही हूँ वो भी हो जाए। पाकिस्तान इस जंग को जीता, पाकिस्तान भारत से कई गुना छोटा है, ये हम जानते हैं। इसने दूसरे मुल्कों को किस तरह से इन्वॉल्व किया, ये हमारे सामने आया। इन अ वे हमें ये तो पता है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है अगर भारत ये चाहता है कि उसकी हेजमनी क्रिएट हो, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस खित्ते में चाइना भी मौजूद है, जिसके अगेंस्ट अमेरिका कुछ भी कर रहा था, जो भी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाए। तो वो जो कॉन्फिडेंस गेन करने में कामयाब हुआ और वो एक मौका मिल गया दूसरी कंट्रीज़ को, आई थिंक उसका नुकसान भी अब ना सिर्फ SCO इजलास में, दीगर जगहों पर नन ऑफ द कंट्री वुड एवर लाइक कि जहां पर इसको मार लगी है भारत को, वहां से वो कम बैक कर सके और दोबारा इस सिचुएशन में आ सके कि वो पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते की सूरत हाल को, इसकी स्टेबिलिटी को नुकसान दे। सादिया, बहुत अच्छा आपका। देखिए, बुनियादी तौर पर कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत जब खित्ते में अपनी हेजमनी के लिए काम करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई और ताकतें जरूर होती हैं, और हम सब जानते हैं कि इंडिया, इसराइल और अमेरिका का एक नेक्सस है
जो ये चाहता था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर और साउथ एशिया के अंदर जो इंडिया है उसको एक तरह से की रोल दे दिया जाए, एक मिनी सुपर पावर का रोल दे दिया जाए, जिसके नतीजे में वो चाइना के मुकाबले उसको लाके खड़ा करना चाहते थे। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था पाकिस्तान। और हमने देखा कि दुनिया को ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान मुआशी तौर पर कमजोर हो गया है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल तौर पर बड़े इख्तिलाफात हैं, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन बहुत, दुनिया को एक ऐसा तासुर चला गया और इंडिया उसमें कामयाब था कि वो उनको लगा जैसे 6 मई को जब उन्होंने हमला किया तो उनको ऐसे लग रहा था जैसे कोई पाकिस्तान तो इनके लिए एक तरनवाला सा साबित होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम के इकट्ठ ने और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी ने और सबसे बढ़कर ये कि जिस अंदाज में पूरी कौम इकट्ठी हो गई और दुश्मन 8 गुना बड़े दुश्मन को जिस अंदाज में हमने जवाब दिया, उसके अंदर पाकिस्तान के चाइना जैसे दोस्त का बड़ा हाथ था जिसने बड़े बरवक्त काम किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने 8 गुना बड़े दुश्मन को जब धूल चटाई तो पूरी दुनिया, यूरोप, अमेरिका और उन सबको लगा कि उन्होंने एक गलत मुल्क के ऊपर गलत इन्वेस्टमेंट उसके अपने बिछाए हुए जाल और गलत धोखे की वजह से की। और जब दुनिया को ये अंदाजा हुआ कि भारत तो वो किरदार अदा करने के काबिल ही नहीं है, भारत के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके नतीजे में अब फिर ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल गया है। जो पूरी दुनिया में कहा जाता था शायद जौहरी बम के अलावा या न्यूक्लियर के अलावा हमारा जो कन्वेंशनल पावर का जो बैलेंस है वो इंडिया के बहुत ज्यादा हक में है, लेकिन हमने उसको गलत साबित किया। और उसके बाद आप देखें ये दुनिया जो है ना, ये माइट इज राइट है, ताकतवर के साथ है। आज दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ताकत मनवाई है, और जब आप ताकत मनवा लेते हैं तो फिर आज भारत के लिए बहुत मुश्किल है दोबारा से उस रोल को हासिल करना, क्योंकि उन्होंने पिछले 25-30 साल में झूठ की बुनियाद पे, फॉल्स प्रोपेगेंडा की बुनियाद पे अपने भी अवाम को धोखा दिया, दुनिया को भी धोखा दिया और बड़ी ताकतों को भी धोखा दिया। और मैं नहीं समझता कि हिंदुइज्म और ज़ायनिज्म हमारे खिलाफ साजिशों से बाज आएगा या पीछे हट जाएगा या अपने इरादों से पीछे हटेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब मजीद मजबूत होता जाएगा। पाक चाइना दोस्ती है, SCO में हमने देखा सारा कुछ, तो पाकिस्तान अपना इंशाअल्लाह जहां पर भी जरूरत पड़ेगी अपना जो पॉजिटिव रोल है अदा करेगा, अपनी रेजिस्टेंस भी शो करेगा, अपनी रेजिलियंस भी शो करेगा। जो कौमें रेजिलियंस शो करती हैं वो इतनी आराम से ज़ेरे नगी नहीं आती। एब्सोल्युटली, हमारे साथ ही रहिएगा सर, शामिल गुफ्तगू करें जयकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार को भी। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। You know, every passing day is becoming so good for Pakistan on diplomatic front, सियासी महाज पे बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। और कल इसका एक और हमने जो है सबूत देखा SCO में। मैं चाहूँगा पहले आप ज़रा समअप करें कल जो हुआ है। राजनाथ सिंह आए, उसके बाद वो अकेले यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, उनका मीडिया ये दिखा रहा है कि जी नहीं किया साइन और ये वो। भैया आपने साइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी सुक्की हो गई। आई थिंक भारत का बड़े अच्छे से वतीरा रहा है कि ये 2-3 कश्तियों में उसका पाँव एक तरफ इंडो पैसिफिक में है, विच इज अ टोटली आई वुड से इंपीरियलिस्ट ब्लॉक, और क्वाड में है, एक तरफ SCO जो ग्लोबल साउथ का है। तो ये चीजें आई थिंक सामने आनी थी, पर ईरान पे आई थिंक इजराइल पे बिल्कुल उल्टा स्टैंड लिया, और इसमें दे वर सपोर्टिंग द ज़ायनिस्ट, और इसमें एक्चुअली प्रेसिडेंट पुतिन भी बड़े सख्त नाराज हैं, क्योंकि दैट्स व्हाई आई थिंक उन्होंने फिर पाकिस्तान के साथ आपको पता होगा $2.5 बिलियन के कुछ MOUs हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो दूसरा आई थिंक ग्लोबल साउथ को लीड कर रहे हैं रशिया और चाइना, और फ्रंट पे इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान, ईरान है आउट ऑफ SCO जो लीड कर रहे हैं। इसमें भारत को भी शिकस्त हुई, लोगों ने देखा, उसके बाद इजराइल को शिकस्त हुई, और इस पे एक बड़ा क्लियर स्टांस था रशिया और चाइना का कि हमने इस तरीके से काउ डाउन नहीं होना और सपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इनकी जो दोगली पॉलिसी एक तो सामने आ गई, अभी क्या वो इलामिया करेंगे और क्या उस पर दस्तखत करेंगे। राजनाथ सिंह जो है ये तो रफाइल के ऊपर भी कोकोनट और बेसिकली नींबू वगैरह रख के तो ये जहाज चलाते रहे, और आई थिंक ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। और मेरे ख्याल में ये इस स्टार्ट ऑफ प्रोसेस जहाँ पे शायद आई थिंक भारत को फिर कहेंगे जी आप छुट्टी करें SCO से और ब्रिक्स से। All right, and where does it bring India otherwise? मतलब कल हमने देखा कि वेलकम जो था वो वेलकम नहीं था, इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ वेलकम जो इंडिया को इससे पहले दिया जाता है। G7 समिट में भी आपने देखा होगा मोदी की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया गया, विच एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि इंडिया की पोजीशन क्या है इस पूरी जो दुनिया का मल्टीपोलर होना है। उसके बाद वो जो हेजमनी से तो अब वो कहीं के भी नहीं रहे, और हेजमनी क्या शिफ्ट करते हैं, अब तो उन कंट्रीज़ का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा कि भाई इस मुल्क को इन्वॉल्व करना चाहिए इस तरह की सफारती फ्रंट के ऊपर।
So where does it bring India? India needs to learn a lesson and make a comeback, वरना फिर क्या? बस अभी तक तो वो चाह रहे हैं कि नाना करते रहें। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये बेसिकली एक तरफ इंपीरियल पावर्स हैं पुरानी जो हैं, नियोकॉन्स हैं, ज़ायनिस्ट हैं, और ये दो गुंडे उन्होंने पाले थे, एक मोदी था और एक बेसिकली नेतन्याहू है, और ये दोनों स्टेट्स भी उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो दोनों को आई थिंक आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ दोनों स्टेट्स को यूज किया गया फॉर अटैकिंग पाकिस्तान एंड ईरान, और इसके अंदर पूरा डिजाइन था कि दे वांटेड इसके अंदर जो है अंडरमाइन करके और जितने भी ग्लोबल साउथ के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे चाइना का रशिया का, उनको ब्लॉक किया जाए। तो लोग समझते हैं ये दोगली पॉलिसी है, पीपल अंडरस्टैंड कि कौन किसकी गेम कर रहा था। तो मेरे ख्याल में फिर ये इस चीज़ का यही रिजल्ट है कि जब आप एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर से मार खाते हैं और उसके बाद आपकी सुप्की होती है, पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ऊपर गया है। पाकिस्तान नाउ बीइंग कंसिडर्ड एज अ पीयर टू इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अलग फजल से, जिस तरीके से ईरान का स्टेचर भी बुलंद हुआ है। और भारत ने दोनों आई थिंक हमारे साथ खैर दुश्मनी निभाई, लेकिन ईरान पे बिल्कुल उल्टा स्टांस लिया था। और एससीओ को आपको याद होगा पहले भी कंडमनेशन की थी इजराइल की, लेकिन उसमें भारत शरीक नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हैं कि यहाँ पे इनका स्कोप कोई नहीं, इनको भी नेपाल और बांग्लादेश से भी जूते पड़ेंगे, अभी ये हालत होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं हामिद साहब आपके पास आना चाहूँगा। भारत का वो बयानिया मुझे 2 साल पहले बहुत अच्छी तरह याद है, चीख चीख के उनके वज़रा, उनके सियासतदान कहते थे पाकिस्तान को तनहा कर दिया पाकिस्तान को। और उसके बाद अब हालत ये है कि जैसे कि ब्रिगेडियर वक़ार ने भी कहा कि बांग्लादेश में उनकी प्रॉक्सी ख़त्म हुई, नेपाल भूटान उनको आंखें दिखा रहा है, और बाकी तो ख़ित्ते के दीगर ममालिक जो हैं वो जो कर रहे हैं उनके साथ वो तो कर ही रहे हैं। सो पाकिस्तान के लिए इस वक्त की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हम किसी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखाते, लेकिन जो हमारी पोजीशन है वी नो इट। और इस सारे मामले में अब पाकिस्तान के पास एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ में उभर के दुनिया को ये बताना शुरू करे कि इस खित्ते में हमारी भी बहुत अहमियत है, चाहे वो हमारी बंदरगाहें हों, चाहे हमारे सिक्योरिटी के मामलात हों या फिर दीगर मामलात हों। देखिए, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया। दुश्मन का ख्याल था कि शायद पाकिस्तान को आइसोलेट करके तो वो पूरे खित्ते के ऊपर वही जो बात है कि अपनी हेजमनी बनाने में कामयाब हो जाएगा। उसके अंदर सबसे बड़ी जो उसकी मिस कैलकुलेशन थी वो ये थी कि तमाम बयानिया जो था उसका वो नफरत पर मबनी था, झूठ पर मबनी था, और हकायक से हटकर, जिसको आप अंग्रेजी में लफ्ज़ कहते हैं ग्राउंड रियलिटी से हटकर था, और एक ऐसे सुपर ताकत पावर की सपोर्ट के साथ था जिसका जियोग्राफिकली कोई ताल्लुक नहीं है खित्ते से। जो भी हो, अमेरिका बहरहाल हजारों मील दूर बैठा है और इंडिया की डोरे तो हिला सकता था, लेकिन अमली तौर पर उस अंदाज में जिस तरह उसने अपने हमसाया ममालिक से दुश्मनी मोल ले ली अपनी ताकत के जोर के ऊपर, वो ज्यादा अरसा चलनी नहीं थी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है पाकिस्तान का जो खित्ते के अंदर चाहे वो इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है, वो अब देखिए आइंदा दुनिया के अंदर जो ताकतें हैं वो इकोनॉमी की बुनियाद के ऊपर होनी है। आइंदा ये चीज वो है जो इंडिया और इसराइल समझने में कासर रहे कि अब बॉर्डर एक्सपेंशन से आप पावरफुल नहीं बनते हैं। आप अपनी सरहदें फैलाने की अगर आप मिशन पे लगेंगे तो आज की दुनिया में वो नाकामी है, चाहे वो महाभारत हो या ग्रेटर इसराइल हो। दोनों का जो बुनियादी नजरिया है अपनी एक्सपेंशन, अपना जो जिसको आप कहते हैं एक्सट्रीमिज्म के ऊपर खड़े होकर, उसके ऊपर तो दुनिया में अब गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान का बयानिया या पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है चाइना, रशिया और खित्ते की दूसरी ताकतों के साथ मिलकर मजबूत मुआशी कुव्वत बनने में, चाहे वो सी पैक हो, चाहे वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से पाकिस्तान की दुनिया में अहमियत हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान का आइंदा आने वाली दुनिया में किरदार हो, चाहे वो दुनिया को फैसिलिटेट ट्रांजिट करने की बात हो, यूरोप और इसको साउथ एशिया को और उसको चाइना को मिलाने की बात हो। और इस हवाले से आप देखेंगे कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बंदरगाहें, पाकिस्तान के
जो दूसरे रूट जो वस्ती एशियाई रियासतों तक जाते हैं, रशिया की ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की तरफ जाते हैं, ये तमाम जगह पे पाकिस्तान एक ऐसी इंशाल्लाह एक स्ट्रेटेजिकली हब बनने जा रहा है जिसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं ये देख रहा हूँ कि अब इंडिया जो अपना, मैं बार बार कहता हूँ, बिछाया हुआ जाल था, उसमें इतनी बुरी तरह फंस चुका है, उसको हकीकत का इदराक करना होगा और एक अच्छे हमसाये की तरह बराबरी की बुनियाद पे पाकिस्तान के साथ चलना होगा। इसी में उसका मुस्तकबिल भी है। आपने सबसे अच्छी बात की, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप पूरा आपस में भाई भाई बन गया है। हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर वकार, यू आर विद अस। थैंक यू सो मच। सो लेसन ऑफ द डे यही है कि भाई लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अपना घर साफ करो। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि इसराइली अखबार की जानिब से गजा जंग बंदी के हवाले से बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो रही है। बिल्कुल, 4 अरब ममालिक गजा का इंतज़ाम संभाल लेंगे और इसमें होगा कुछ इस तरह से कि कुछ कंट्रोल जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। सम ऑफ द थिंग्स उसमें देखना ये है कि अब वो कौन सा होता है। ये तो एक अहम डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल में जो ईरान इसराइल जंग हो रही थी उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि क्या इसराइल को फेस सेविंग इतनी मिल गई है कि अब वो गजा से बाहर आना शुरू हो जाए, जो कि एक और गवाही है उनकी हार की ईरान के आगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने की, तो हमास से कंट्रोल लेके 4 अरब ममालिक को दिया जाएगा। जो गाजन्स हैं गजा वाले, वो किस तरीके से उनको सेटल किया जाएगा, ये सारा काम हुआ ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल में। सऊदी अरब और शाम के इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने पर भी बात हुई है और दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र समेत 4 अरब ममालिक के हमास की जगह गजा का इंतज़ाम संभालने पर इतफाक़ किया है। बेहतर शायद ये है कि आप, पहले ये बात हो रही थी ना सादिया कि जी उधर चले जाएं, इनको निकाल दिया जाए यहाँ से, वो सऊदीया चले जाएं, मिस्र चले जाएं या कतर चले जाएं, वो उन्होंने राइट आउट मना कर दिया था। ये समझने की ज़रूरत होगी कि वो कौन सी थिन लाइंस हैं जो इस वक्त पैलेस्टाइन के लिए हमें समझने की ज़रूरत है कि उसको अच्छे तरीके से इस पूरे काम को अच्छे से अचीव कर लिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट किसका है? वो गजा में रहने वाले मजलूम लोगों का इंटरेस्ट है और उनकी जगह का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो उनका मुल्क है, वहीं वो रहते हैं, वहीं वो बड़े हुए हैं, बसते हैं। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ना। और ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह सिफारती महाज पर रिस्पॉन्स दिया, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा से गुफ्तगू करता आया है और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पूरी तरीके से रिस्पॉन्स दिया है। ईरान ने जो इस पे जवाब दिया है उस पे जो है वो हमें गौर करना चाहिए और हमें इजहार उनकी जानिब से तो पार्लियामेंट में मुसलसल उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया और हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके ऊपर वजीर आजम साहब का भी कमेंट आ गया है। आई थिंक लेट्स हैव अ लिसन टू इट कि क्या कह रहे हैं वजीर आजम साहब। जो कतर के ऊपर जो हुआ हमला, उस हवाले से भी पर हमने पाकिस्तान ने एक पूरा भरपूर मजम्मती बयान जारी किया। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, मेरी उनसे फिर टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। हमला हमने नहीं किया और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हमला किया है इसराइल ने। हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान ने पाकिस्तान का नाम लेके सदर आसिफ जरदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, अवाम का शुक्रिया अदा किया है। फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। चलिए इस मामले पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ बोल की एन का पर्सन बतूल राजपूत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बतूल, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने भी सुना कल वफाकी काबीना का अहम इजलास, ईरान इसराइल जंग के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया है और वफाकी वज़रा को भी एतमाद में लिया गया है ना। सो ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे सम अप करेंगी? जी, ये बहुत सराहा जाने वाला किरदार है और ये पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान ने ईरान जैसे मुस्लिम भाई के साथ खड़े हुए, बल्कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का यही स्टांस रहा है। चाहे डोमेस्टिकली पाकिस्तान की कुछ रिजर्वेशन हों भी बलूचिस्तान की साइड से, लेकिन जब भी कभी उम्मत मुस्लिम की तरह बिहेव करने का मौका मिला पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने इस मौके को कभी जाने ही नहीं दिया। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के किरदार को डोमेस्टिकली सराहा जाना चाहिए, बल्कि
जो एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस और जो स्ट्रेंथ हमने इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपनी शो की है, उसके बाद पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान सिर्फ अपने मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता इंटेलिजेंटली, बल्कि रीजन में कहीं भी कोई ऐसा डिप्लोमेटिक मामला होगा जहाँ पे पाकिस्तान को मीडिएशन का किरदार अदा करना पड़ेगा मुस्तकबिल में, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम वो मज़ीद बेहतरी के साथ किरदार अदा कर सकते हैं। बल्कि आई वाज गोइंग थ्रू सम डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन विद चाइनीज़, जहाँ पे ये सवाल उठाया गया कि चाइनीज़ का एक लिमिटेड और एक कैलकुलेटेड डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स क्यों था। उसकी वजह है कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो स्ट्रिक्टली अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट सबसे पहले देखता है, चाहे उसकी पाकिस्तान से कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, जिसमें उसकी मिडल ईस्ट पे इन्वेस्टमेंट है, जिसमें चाइना की इजराइल के साथ ट्रेड है, जिसमें इवन चाइना की यूएस के साथ ट्रेड है। तो इस स्पेसिफिक इशू में ये भी एक डर था चाइना को और बाकी ममालिक को कि कहीं ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको ख़त्म या उसको बंद करने की धमकी ना दे दे, जिससे मोर देन 20% ऑफ इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड होती है। इन सारे खतरात के बावजूद पाकिस्तान ने इंटेलिजेंटली अपना एक पोस्चर प्रेजेंट किया है, एंड दैट्स ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। एंड वी आर अवेयर बतूल कि इससे खुद चाइना को भी कितना नुकसान होता है, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर मुल्क ये देखता है कि उसका नेशनल इंटरेस्ट क्या है और फिर उसमें वो प्रायोरिटाइज करता है कि किस वक्त उसका कौन सा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे जाएगा। विद दैट अमरीकी सदर को हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मतलब पाक भारत जंग के बाद से ही उनका इंक्लाइनेशन पाकिस्तान की तरफ बहुत नज़र आ रहा है और उनके बयानात से ये बात प्रूव भी हो रही है। बट पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त सोग का समय है, तो पाकिस्तान अमेरिका की ये जो बढ़ते ताल्लुकात हैं इसका फ्यूचर क्या देखते हैं फिर आप? देखिए, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि ये कोई जज्बाती बैटलफील्ड नहीं है कि जिसमें हम सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क के साथ खड़े हो जाएं या हम सिर्फ एक मुल्क के साथ इसलिए खड़े हो जाएं कि उसका हमारे साथ कश्मीर का तनाज़ा है, यहाँ पे झूठे इल्ज़ाम लगाता है। There are no free lunches in international relations, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, वो देखता है उसका ट्रेड कहाँ हो रही है, उसका एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, उसके लोगों को नौकरियाँ कहाँ मिल रही हैं, उसका इंक्लूसिव इंटरेस्ट कहाँ पे डैमेज हो रहा है। ये वो सब चीज़ें हैं जो ममालिक के एड्रेस करते हैं। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। इनफैक्ट आई हैव थॉट मैनी टाइम्स अबाउट दिस, क्योंकि हमने मल्टीपल प्रोग्राम्स किए हैं ट्रम्प के जान मुनीर के मुलाकात के ऊपर, उनके नॉमिनेशन के ऊपर। ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है जिसके ऊपर हम मुस्तकिल बात करते रहे। बट व्हाट आई रियली थिंक एट दिस वेरी मोमेंट कि देखिए, अगर भारत जैसा मुल्क एक बुचर को अपना प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, फिर वो एक डेमोक्रेसी का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान और कश्मीर के कॉज को हर्ट कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, लेट मी एम्फसाइज दिस फैक्ट, कि अगर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करने वाली किसी भी फैक्टर को इज्जत दे रहा है, एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन दैट व्हाट वी थिंक अबाउट दिस एंड व्हाट अदर्स थिंक अबाउट दैट। सो वी आर वेरी सेल्फिश अबाउट व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री। लेट्स बी सेल्फिश, क्योंकि हालात ऐसा है। एवरी कंट्री इज सेल्फिश नहीं है क्या? ईरान सेल्फिश नहीं है क्या? क्या वो लोग अपना नेशनल इंटरेस्ट, व्हेन आई से सेल्फिश इट मींस दैट इसको तो सफारतकारी कहते हैं आजकल, कंट्री एट द फर्स्ट। तो अगर हम भी किसी भी मामले में अपने मुल्क को आगे रख रहे हैं और कुछ ऐसे मालिक, कुछ ऐसे अफराद, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के मफाद को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रियल वर्ल्ड में इट्स नॉट अ बैड डील। अच्छा बतूल, आपने पाकिस्तान के फ्यूचर की जो बात की, एक और कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईरान इसराइल। अब इस सारे मामले में एक तरफ तो ये कि पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका में बैठ के मजम्मत की इसराइल ने जो ईरान पर हमला किया, एक तो चीज़ ये। दूसरा पॉइंट ये कि इस तमाम तर मामले के बाद अब ईरान का फ्यूचर आप क्या देख रही हैं अमिडस्ट ट्रम्प्स बयान भी? देखिए, ये 1953 से चल रहा है, 1953, और उसके बाद अमेरिका ने इवन अकॉर्ड्स किए ईरान के साथ खुद कि ठीक है आप यूरेनियम एनरिचमेंट में आगे बढ़ें, और एक कॉन्फिडेंस था जो अमेरिका ने ईरान को दिया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूंकि अमेरिका में एक फ्लक्चुएशन थी इस थॉट को लेके कि ईरान को एक न्यूक्लियर पावर होना चाहिए या नहीं, जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस शेक होता रहा। 1979 के बाद तो इट्स प्रॉब्ली बिकॉज़ ऑफ इसराइल कंफर्म्ड स्टांस था, लेकिन हमने पिछले 3-4 सालों में देखा कि दोबारा एक एतमाद साजी हुई और दोबारा ईरान उस पर काम करता रहा। लेकिन अगर एक ऐसा मुल्क जो खुद न्यूक्लियर न्यूक्स रखता है और आप पे अटैक करेगा, तो आप न्यूक्लियर न्यूक्स
क्यों नहीं रख सकते? ये तो ईरान की सेल्फ डिफेंस में आ जाता है कि वो इनको ये न्यूक्स क्यों नहीं होने चाहिए, और चाहे अमेरिका का स्टांस चेंज होता रहे कि ईरान के पास होना चाहिए नहीं, ये ईरान का अपना राइट है। ऑन द अदर हैंड जो आप पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान ने अमेरिकी क़यादत के साथ बैठ के जनरल मुनीर ने जो बात की, देखिए वी शुड बी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इतना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में हमारे पास सियासी और मिलिट्री तौर पे एक ऐसी क़यादत मौजूद है जो इतने कॉम्प्लेक्स मैटर में, जहाँ पे हम भी टारगेट हो सकते हैं खुदा न खास्ता, जिस तरह का स्टांस अपने अपना है, तो इतनी बहादुरी के साथ जाके मिलना। और चूंकि ट्रंप ने खुद तारीफ किया पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप की, और उन्होंने ना सिर्फ इन हालात में की है बल्कि जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें भी की है। देखिए, अगर आप सफारतकारी को समझें और अगर आप सफारतकारी की किताबें पढ़ें या उसको प्रैक्टिकली करें तो आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि ये एक हुनर है, ये पर्सुएसिव स्किल्स का एक हुनर है कि आप दूसरे से बात कैसे करते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट की बात मनवा जाए विदाउट डैमेजिंग देयर इंटरेस्ट। और अगर हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो बड़ा मक्खन से बाल की तरह निकल के कन्विंस कर सकते हैं ममालिक को, तो ये तो बड़े फ़ख्र की बात है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का सर ऊंचा ही किया है, ईरान इजराइल वॉर में भी और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट वॉर में। एंड दैट्स ग्रेट इफ़ यू सी पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक लीडरशिप ऑन इंटरनेशनल टेबल्स, चाहे वो बिलावल भुट्टो की क़यादत में हो, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के इत्तेहादी हो, चाहे वो पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप हो। मुल्क को इसकी ज़रूरत है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाना चाहिए। 80,000 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, कोलेटरल डैमेज हमारा होता है, पाबंदियाँ हमारे नेबर्स पे लगाई जाती हैं, लेकिन जो बड़ा डेमोक्रेटिक चेहरा है वो आप इंडिया का समझते हैं, तो ऐसा हर दफ़ा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का भी एक सॉफ्ट इमेज है, पोर्ट्रेट एनी लेवल। एंड बतूल, मुझे ऐसा फील होता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा लेट हो गया ये लर्न करने के में कि आपको अपना इंटरेस्ट पहले कहाँ से देखना है और अपना इंटरेस्ट पहले रखना है। आई थिंक इन दिस टाइम वी हैव हिट द टारगेट वेरी राइटली। लेकिन मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करते हैं तो फिर आपको क्या लगता है, लाइक रूस है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान के दरमियान एक नया इत्तेहाद नज़र आ रहा है इन सारे कंट्रीज़ को देखकर, और ईरान इसराइल वॉर के बाद ये सूरत हाल और वाज़े नज़र आती है। एट दैट तो खित्ते में अब नया दिफाई ब्लॉक बनने जा रहा है क्या, और पाकिस्तान एक तो इसका एक कितना ह्यूज हिस्सा सिग्निफिकेंटली है, और फिर पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ न्यूज़ जिसमें रशिया ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि वो IAEA को रसाई दे अपने न्यूक्लियर एम्पावरमेंट में या वो जो भी इन्वेस्टमेंट। तो अगर रशिया स्लो डाउन होने के लिए कहेगा तो स्लो डाउन होने में कोई भी बुराई नहीं है। और देखिए, जो इस वक्त रीजन के हालात हैं, हर मुस्लिम मुल्क को अपने एक तगड़े पड़ोसी की ज़रूर है। अगर ईरान को रशिया की ज़रूरत है तो पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है, चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है। दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान ऐसे बहुत सारे दर्जनों ममालिक आते हैं जिनके अपने इंटरेस्ट भी सब हो रहे होते हैं। और कहाँ दुनिया पहले हुआ करती थी, आप बायपोलर होते गए, फिर आप मल्टीपोलर होते गए, अभी आपको ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, एंड नाउ इवेंचुअली ग्रुप से भी ज़्यादा बात बढ़ गई है कि हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है। और रशिया तो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। इवन रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सबसे तगड़ी एयरफोर्स है वो रशिया की है। और अगर खुदा न खास्ता जो रीसेंट मामला थे इसमें रशिया जंप इन करता या वो तो फिर या कोई और मुल्क जंप इन करता तो डेफिनेटली बदल सकती है। तो ये सीज फायर बड़ा इम्पोर्टेंट था, और इसमें आई एम श्योर कि जितने बड़े ममालिक हैं इन्होंने बैकग्राउंड में डिप्लोमेटिकली चीज़ें ठीक करने की तो कोशिश की है, बिकॉज एट दिस वेरी मोमेंट नो कंट्री वांट्स न्यूक्लियर वॉर, नोबडी इज गोइंग टू अफोर्ड इट। जब नागासाकी का अटैक हुआ था, हिरोशिमा का अटैक हुआ था, तो कुछ सेकंड्स में 40,000 डिग्री Yes, and you know what, बतूल, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं करना so much आपका इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस साल के पहले ही 6 माह में 2 ऐसे जंगें हुई हैं कि जो बहुत बड़ा पेशखैमा हो सकती थी किसी तबाही का, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन क्या ये देर पा है, या हम बहुत अरसे से कह रहे हैं क्या फ्रेजाइल है, क्या हिंदुस्तान अपना जो सिंदूर विंदूर है 2.0 से पूछ रहा है, क्या इसराइल दोबारा तो कुछ नहीं करेगा? इस पे आने वाले शोज में ज़रूर बात करेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। यस, वी आर टेकिंग अ क्विक ब्रेक। आज निकी बिकी नहीं बोला मैंने।
वेलकम बैक। और मुझे एक्चुअली आप लोगों से भी ये सवाल करना है, फैसल से भी ये सवाल करना है, ये जो आप सब कॉफ़ी वॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, इतने खर्चे वर्चे कर रहे हैं, आपकी सैलरी आई है? हाँ वो तो आ गई है, बट अब आप इस्तेमाल उसको कैसे कर रहे हैं? आप सोच के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या सोचूं उसमें मैं? क्या आपने कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कितने पैसे बचाने हैं, सब सोचा वोचा है यार? सोच के ही करता है। हाँ तो अगर मैं ये आपको कहूँ कि भाई बचा लो पैसे, क्यों? क्योंकि आपको पता है बजट मंजूर हो गया है, मुबारक हो। हाँ। लेकिन उस पे फिर क्या इसका एक्चुअली मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि पैसे बचा लो कि उसमें हो गया है, उसमें ये हो गया है कि 36 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस आपके ऊपर आयद किए जा रहे हैं। कितने के? 36 अरब रुपए के। मेरी जो ब्लैक कॉफी थी इसको मजीद कड़वा कर दिया ये। जी जी, और अगली दफा इसमें से दूध निकाल कर, और मेरी तो खैर सफेद कॉफी थी, इसमें से सब निकाल कर चीनी वीनी निकाल कर सिर्फ कॉफी डालकर और पानी भी देख लीजिएगा अगर टैक्स सिर्फ पानी पी ले मेरे ख्याल से। हाँ ये भी हो सकता है, इमेजिन कर ले, इमेजिनेशन कर। तो कौमी असेंबली में आइंदा माली साल का जो 17,573 अरब रुपए का बजट मंजूर हो गया है, फाइनेंस बिल की वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, और 36 अरब रुपए टैक्स के मजीद इकदाम किए हैं। हमारे यहाँ टैक्स से ही मामला चलते हैं, लेकिन अब ये फॉल आउट इस पे किसका होगा और कितना कंस्ट्रक्टिव है ये, कितना डिस्ट्रक्टिव है ये, हम बात कर लेते हैं हमारे साथ। इस पर आवाम का क्या इम्पैक्ट, आवाम पे क्या इम्पैक्ट होगा? यस, दैट इज द अवामी बात। एब्सोल्युटली, आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट इट। यस, डॉक्टर हाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सर ये जो मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं किस मद में लगाए गए हैं, क्या है ये ज़रा बताएंगे? जैसे कि मैडम कह रही थी कि आप अपना खर्चा करते हैं और अब अपनी कमाई करते हैं। ये जो बजट है इसको पूरी कौम को इस तरह समझना है कि हम एक IMF एंगेजमेंट में हैं और वो ये समझते हैं कि हम कमाते कम हैं और हम अपनी चादर के मुताबिक ज़्यादा स्पेंड करते हैं। हम अपनी चादर के मुताबिक ज़्यादा प्रोविंसेस को दे देते हैं, और जो प्रोविंसेस को ज़्यादा देते हैं उन सब्जेक्ट्स को वफाक में भी चलाते रहते हैं, यानी कि 17 ऐसे सब्जेक्ट्स। सो हमारा जो स्पेंडिंग है वो भी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो टैक्स की बेस है वो आप दोनों पे इनकम, नॉन सैलरीड, कॉर्पोरेट, ये तीन जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा हेविली टैक्स्ड हैं। बट जो हमारी रिटेल सेक्टर है, या हमारा होलसेल सेक्टर है, या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, या प्रॉपर्टी का सेक्टर है, ये अंडर टैक्स। इस ज़मन में एक बजट बनाया गया, ये मालियाती खसारे को 4% ऑफ GDP, जो पहले 8% था आज से 3 साल पहले, इस साल 5.5-6% है वो खसारा, उसको कंट्रोल करने के लिए एक मूव है, जिसमें ये भी कोशिश की गई है कि आप दोनों की सैलरी पे, हालांकि बहुत ज़्यादा हेवीली टैक्स्ड है, पर उसको कुछ कम किया जाए, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर का जो सुपर टैक्स है उसको कम किया जाए। बट इसके साथ साथ इन टैक्सेस को कम करने की वजह से आपने कई नए टैक्सेस जो हैं वो देखें। ओवरऑल आई थिंक 350 अरब रुपए प्लस की नई टैक्सेशन है। 36 तो कल ही ऐड हुई है, बिकॉज आपने जो इस वक्त टैक्स लगाया था सोलर पैनल्स पे उसको कम किया कुछ 6 लाख से 12 लाख वाली उसको बढ़ाया इनकम वालों को, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए। पर इसी तरह आप अपना जवाब भी कंटिन्यू करिएगा, बट मैं अपना सवाल इसमें डाल दूँ, ऐड कर दूँ इसमें, और वो ये कि ये जो 36 अरब वाला इजाफी आया है इसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, सो दैट मे भी मैं ये कैलकुलेट कर पाऊँ कि इस पर मुझ पर कितना बोझ पड़ेगा, या ये बोझ किस पर पड़ने जा रहा है। सो मैडम, जो टैक्सेस का इजरा है इस वक्त वो ये हुआ है कि 10% सोलर पे आपने देखा, फाटा पाटा पे सेल्स टैक्स नहीं था, उसका इजरा किया गया। कुछ विदहोल्डिंग टैक्सेस लगे हैं जो 4% थे वो थोड़े बढ़ गए हैं, इस तरह उनको बढ़ाया गया है। बहुत सी चीज़ें एनफोर्समेंट से आएंगी, जिसका मतलब है जहाँ पे गैप्स थे, गैप्स का क्या मतलब है कि जहाँ पे एक टैक्स लगा हुआ था, सो पाकिस्तान में सिर्फ ये नहीं है कि कुछ लोग टैक्स देते नहीं हैं, यानी कि नॉन फाइलर्स हैं। एक बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि कई लोग जो उन्होंने टैक्स देना होता है वो अपना टैक्स नहीं देते, वो अपना टैक्स पूरा नहीं देते, यानी कि अगर आपका 1 लाख है तो आप 70,000 भर रहे हैं सालाना की बुनियाद पर। कुछ जो प्रॉफिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन जो डेट पे आप बैंक्स में 15% था वो 20% हो गया, सो आप पे इसका असर जरूर आएगा कि आप पहले 15% फुल एंड फाइनल दे रही थी, यानी कि आपने 1 लाख रुपया कमाया साल का, तो उस पर 20% टैक्स, 15% टैक्स था, अब वो 20% हो जाएगा, सो आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरह जो पेंशन इनकम 10 मिलियन 1 करोड़ से ज्यादा है, आई थिंक बहुत कम लोग होंगे जिनका ये होगा,
वो और बढ़ जाएगी। सो इस तरह की ये चीज़ें हैं जिससे एक ये बनाया गया है। देखिए समझने की बात, ये जो गाड़ियां हैं इस पे जो रिड्यूस्ड रेट था 12.5% ऑन ऑटोज बिलो 850, इसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। तो अगर आप समझती हैं कि आपने इम्पैक्ट देखना, रियल एस्टेट में कुछ रिडक्शंस की गई हैं। एडवांस टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसको रिड्यूस किया गया है 1.5% से। इसी तरह जो 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी उसको कुछ कम किया गया है। सो कई जगह आपको आसानियां भी नजर आएंगी। देखने ये है कि इस सारे टैक्स के निज़ाम को आगे कैसे ऐसे लेकर जाना है कि आप रियल एस्टेट, रिटेल, होलसेल और प्रोविंसेस एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का सही इजरा करें, ताकि जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, जो इनकम्स यानी कि आप जो कमाते हैं, जो कंसल्टेंट्स लॉयर्स कमाते हैं, उनके टैक्सेस को कम किया जाए और जो हॉरिजॉन्टल इक्विटी है वो टैक्स के निज़ाम में बनाई जा सके। दूसरी बात यह है कि जो आपका एक्सपेंडिचर है इस साल का, पूरे मुल्क को ये समझना है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी आई तो पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का 22% से 11% हो गया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो स्टेट खुद है, बिकॉज स्टेट सबसे बड़ी बोरोअर है पाकिस्तान में। 800 अरब रुपया कम देना पड़ेगा मार्कअप में अगले साल कंपेयर टू ये जो अभी साल हम खत्म कर रहे हैं मालियाती। अगर 800 अरब रुपए की बचत है तो इसलिए हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो 1.5% ही सिर्फ एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं, पर हकीकतन जो 800 अरब का आपको वहां पे गैप मिला है मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से, जो इकोनॉमी IMF में इंगेज होती है उसकी मैक्रो स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन नीचे आ जाती है। इन्फ्लेशन नीचे आ जाए यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में खातिर खा कमी हुई, आपका पॉलिसी रेट भी नीचे आया, तो वहां पे आपको एक रूम मिला। पर अगेन हमें ये याद रखना है कि इससे बढ़ के यानी कि एक तो मालियाती खसारे को कम किया, दूसरा एक उम्मीद है कि 4% से ऊपर की ग्रोथ आएगी। सो अगर ये वाकई हमने करनी है सारी चीजें, तो लेकिन जो हम अपने एग्रीकल्चर पिछले अहदाफ ग्रोथ के नहीं हासिल कर और सके। इसमें एक चीज़ और भी है, और वो डॉक्टर साहब ये कि अभी आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस बिल, और उसमें यह है कि जी अगर टैक्स फ्रॉड हो, ठीक है जी, हम अहदाफ और ये सारी चीज़ें, लेकिन अहदाफ इसीलिए तो भी हासिल नहीं कर सकते, एक तो टैक्स इवेजन, टैक्स फ्रॉड। तो एक चीज़ ये है कि फाइनेंस कमेटी को पावर दी गई है कि जो टैक्स फ्रॉड करे उसको आप अरेस्ट करें, टैक्स फ्रॉड अप टू 50 मिलियन। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं पाकिस्तान में टैक्स फ्रॉड के मामलात कितने ज़्यादा गंभीर हैं, और क्या सिर्फ एक अमेंडमेंट से ये ठीक हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने पहले गुजारिश की कि एक तो ये है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का इशू है कि बहुत से लोग फाइल नहीं करते और वो सहूलियात एंजॉय करते हैं। तो एक तो उनका दायरा पहले तो बजट में बहुत कम कर दिया गया था, फिर एक पॉलिटिकल सेटअप है उसमें रहते हुए उसको कुछ रिलैक्स कर दिया गया। पहले तो ना गाड़ी खरीदें, ना घर खरीदें, ना ट्रैवल पे भी बैन लगाने की बातें हुई। मैं ये समझता हूँ कि इधर यूर अ फाइलर और यूर अ नॉन फाइलर, ये बाइनरी सा है, 0-1 इक्वेशन है। अगर इसी तरह चलेंगे तो मामला दुरुस्त होंगे। वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स। जो दूसरी बात आपने की है, जो टैक्स गैप्स हैं या टैक्स फ्रॉड्स हैं। टैक्स फ्रॉड क्या होता है? फ्लाइंग इनवॉइसेस एक बहुत सी चीज़ है। लोग ऐसी इनवॉइसेस भरते हैं रिफंड लेने के लिए जो फेक होती हैं। तो फिर जो सेल्स टैक्स है, अगर उसकी कहीं फैक्ट्री से चोरी हो रही है कि 18% टैक्स है, पर आप कुछ आइटम्स बगैर उसके निकाल रहे हैं और आप फ्रॉड कर रहे हैं। इसी तरह इलिसिट सिगरेट्स हैं, यानी कि बहुत से आइटम्स को देखते हुए अब चूंकि फ्रॉड का अंसर समझते हैं कि मुल्क में है, उसको कम करने के लिए ये कोशिश की गई है कि एक स्टिक वाली अप्रोच कि अगर आप फ्रॉड करेंगे तो ये कमर्शियल, यानी कि एक तो होता है ना कि आपको हम ले जाएंगे कोर्ट में ले जाकर आप पे मुकदमा करेंगे, पर ये अब दूसरी सिमत में यानी कि FIR काट के आपको अरेस्ट की जो पावर्स हैं उस तरफ ले जाएंगे। उसकी लेयर्स इस तरह की बनाई गई हैं कि ये पावर्स जो हैं ऐसी सतह पर हों कि वेल थॉट आउट हों। आई थिंक 1-8 साल में इसकी एक डिटरेंस ज़रूर क्रिएट करनी चाहिए, पर इवेंचुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या सेंसिबली मूव करने के लिए जब आप पूरी तरह डिजिटलाइज कर लें इकोनॉमी को, देन यू कैन चेक दीज फ्रॉड्स बाय डिजिटल, जैसे कहेंगे परम्यूटेशंस, और ये देखते हुए कि कितनी चीनी बनी, कितना सीमेंट बना, कितने सिगरेट बने, कितना साबुन बना, अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ फॉर्मल इकोनॉमी कि हर स्टेज जो इकोनॉमी की है, इंडस्ट्री, होलसेलर, रिटेलर, जाना पड़ेगा। खाकान साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू, और साथ में द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ऐड टू आवर नॉलेज अभी हमारे लिए बहुत पड़। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। देखो बारिश हो रही है,
आई विश कि यहाँ भी हो जाए। मुझे लगा था अभी गाना आगे बढ़ेगा बट ही स्टॉप। नहीं एक्चुअली थिंग इज दिस, क्योंकि बारिश हो गई ना इसलिए मैं रुक गया। अच्छा, तो बारिश के लिए क्या कर रही थी कल रात आप जब बारिश हो रही थी? अरे यू नो व्हाट, आई वाज इन द पार्किंग लॉट जब बारिश होना शुरू हुई। दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड एंड विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड कि भाई हम गीले हो जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी खराब होगी, मैंने बोला यहाँ से मूव करने पे अगर बारिश रुक गई तो 3-4 मिनट की जो बारिश मूसलाधार थी हमने पहले वो एंजॉय की। बारिश को जाया नहीं जाने देना चाहिए। एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत सारे लोग शेड में चले गए और वो सिर्फ ऐसे बारिश को देख रहे थे ना। उसने कि यार बारिश को कौन जाया करता है, वो भी कराची में। हर कोई सादिया थोड़ी होता है, किसी को अपने आप को बचाना भी होता है। अरे लेकिन भाई बात यह है कि फाइनली कराची में हुई है बारिश और अचानक से जब बारिश हुई है तो कमाल ही हो गया। अगेन आई वाज ड्राइविंग एज वेल। मैं तो एक तरफ रोक ली मैंने। हाँ मैं What did you do when it was raining? मैंने कहा हर कोई सादिया नहीं होता, लेकिन कोई होता भी है, तो मैं भी बाहर निकल गया। I'm so glad. इतने दिनों बाद हुई थी। अरे यस, और पता है बारिश में बूंदाबांदी वाला कोई फैक्टर नहीं था। बारिश शुरू हुई और फुल शुरू हुई। हमें इतनी मोटी बूंदे, मुझे इतनी खुशी हुई। शुरू में हवा का तेज झक्कड़ भी चला। हाँ, ठीक है, थेरेप्यूटिक था भाई, थेरेप्यूटिक था हर तरह से, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर। इट वाज सो गुड। तो तर्जुमान महकमा मौसम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, चलिए फाइनली आज मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ। अंजुम साहब, कराची में हो गई है बारिश और कितने अरसे तक चलेगी ये बारिश? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बारिश का सिलसिला इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतवार के रोज़ तक जारी रहेगा। और आज भी सुबह से जो है ज़ाहिर रात से ही बादल मौजूद है। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी लाइट रेन हो रही है। ताहम इसमें मजीद शिद्दत आज दोपहर के बाद से आने के इम्कान है। आज दोपहर के बाद शाम गए एक और अच्छा स्पेल मतवक्को है। उसके बाद कल का दिन भी जो है वो कराची में बारिश मतवक्को होगी और उम्मीद इस बात की है कि ये सिलसिला इतवार तक रहेगा। यस, सैटरडे संडे पूरा वीकेंड अच्छा हो जाएगा अंजुम साहब हमारा। आप सोच सकते हैं हम थोड़ी देर पहले अभी बजट की बात कर रहे थे और बजट की बात से निकलते ही हमने बारिश की बात की तो सारे गम भुला दिए। हमें बारिश का इतना अच्छा इम्पैक्ट है कराची पर। पूरे सिंध की क्या सिचुएशन रहने वाली है बारिश में? जी बिल्कुल, ये सिलसिला तकरीबन कल भी सिंध के अक्सर इलाकों में अच्छी बारिश हो गई और ये सिलसिला जो है इतवार तक वक्फे से पूरे सिंध में जारी रहेगा। इस दौरान जो है वो सिंध के जो सदरन और ईस्टर्न अजला हैं जिसमें थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, इवन सांगड़, नवाबशाह और उससे मलिका इलाकों में मूसलाधार बारिश के इम्कानात भी हैं। अच्छा, और अंजुम साहब अगेन अगर मैं कराची के जानिब वापस आऊँ, हम सब खुश तो बहुत हो जाते हैं कि जी हो रही है, लेकिन उसकी शिद्दत कितनी होगी? क्या बहुत तेज़ होगी? क्योंकि आपको पता है कि कराची में मॉडरेट भी अगर बारिश हो जाए हमारा सिस्टम नहीं उसको संभालने का। जी देखें, कराची में मॉडरेट और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, आज शाम को भी और कल भी। तो शहरी इस हिसाब से अपने प्लान्स को अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो आपको पता है कराची में तो थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। As you said. अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि कराची इतना बड़ा है और कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ही मामूली सी बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कल भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कल और परसों जो बारिशें होनी हैं उसमें कौन से इलाके हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होगी? देखें जी, बारिश तो ऑलमोस्ट पूरे शहर में होगी, लेकिन ज़्यादा इसके चांसेस यही हैं कि जो हमारे ईस्टर्न अजला हैं या नॉर्दर्न अजला हैं इन इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी, जैसे कल हुई। लाइकवाइज। All right. I think thank you so very much अंजुम साहब for giving us your time। इन पाकिस्तानियों के लिए तारी थी, वैसे ओवरऑल पाकिस्तान में बारिश होती है, कराची वालों के लिए नहीं आते। कराची वाले इंतजार करते हैं कब नीचे आएगी बारिश, ऊपर ही रुक जाती है नॉर्दर्न एरियाज में या पंजाब तक आके। एंड वी आर फाइनली हैप्पी। यहाँ भी कराची को दीवार से लगाने की साजिश की अब ये हमें अल्लाह मियां से पूछना, अल्लाह मियां प्लीज डोंट डू दिस टू कराचीइट्स। एनीवेज वी आर फाइनली एंजॉयिंग बारिश। अच्छा नहीं, मैं चाहूँगा ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सजेशन जो मेरे जहन में कल रात आया वो ये कि हम एक सेगमेंट करें सादिया। और सेगमेंट का नाम होगा ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा बिजली जाता है। अरे तो ये लाइट आने पर ज़्यादा पानी आता है तो क्यों चली लेकिन बिजली भी बहुत ज़्यादा जाता है। वाई क्या मसला है? इस पे मैं चाहूँगा कि हम आने वाले दिनों में एक सेगमेंट लाजमी करें। एग्जैक्टली करेंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आई जस्ट गॉट अ कॉम्प्लीमेंट।
he is a feel with that. अभी फैसल उस कॉम्प्लीमेंट को फील कर रहा है, थोड़ी देर बाद रेसिप्रोकेट करेगा। तो आप प्लीज गो ऑन, मैं तो उस पर अच्छा चले, I'll go on actually। हाँ, I'll go on actually। अच्छा, अब पिछले मुल्क में अगर देखा जाए तो जब से ये साल शुरू हुआ है, there has been a lot happening, और हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि भाई कौन से ऐसे चेंजेस होने चाहिए। हम पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके ऊपर भी अक्सर बात कर रहे होते हैं, बट इन ऑल ऑफ इट कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चेंज की ज़रूरत है, किसी ऐसे फ्रेश चेंज की हमें ज़रूरत है जिससे जो नई सोच को हमारी तरफ लेकर आ सके और नई विंडोज़ लोगों के लिए खोल सके। नहीं, देखिए इस तरह की चीज़ें पहले भी बहुत कही जा चुकी हैं, बट उसको अमली जामा पहनाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, विदाउट वेस्टिंग फर्दर एड्यू, हम बात करने जा रहे हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट रेहाम खान हमारे साथ मौजूद हैं। एंड द गुड थिंग इज़ कि रेहाम इज़ गोइंग टू लॉन्च अ पार्टी एज वेल। तो मैंने पहले ही ये क्या बात कह दी। अस्सलाम वालेकुम, बीन स्पिल कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're looking beautiful. Thank you so much. We didn't get a lot of time. Well, that was a balancing act, but yeah, that was a balancing act. I did not feel bad at all if you praise his sauce. Yeah. I have a little bit of a I like collecting I like colored socks as Thank well. you so much. I like yeah, collecting socks. Anyways. So actually, I mean, it's just wonderful to be here, and I think वो जो आप intro में बात कर रहे थे कि I think a lot of places that I visit, and I'm not one of those because मेरे लिए तो पाकिस्तान when I moved back in 2012 और मैं permanently move उस वक्त नहीं सोचा था। I moved back for my mom. I wanted कि वो बीमार थी तो I just didn't want कि कुछ हो जाए। आपको पता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको सारा वक्त ये फ़ोन कॉल का डर लगा रहता है, and so I'd gone through that with my father। और मैं सोच रही थी कि मम्मी की ऐसी कोई कॉल आया, आई वांटेड टू बी अराउंड हर, लेकिन वो फिर मैं इन्वॉल्व हो गई एंड आई वांटेड टू लर्न बिकॉज आई थिंक कि मुझे बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड नॉट कमेंट अबाउट थिंग्स दैट आई हैव नो नॉलेज अबाउट। सो मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो जगह हैं जहाँ की मैं ज़बानें बोल सकती थी उस वक्त। अब तो मैं पंजाबी भी सीख ली है और मैं अब चूँकि एक उर्दू स्पीकिंग ससुराल है तो अब आई एम वहाँ भी आई थिंक आई एम स्पीकिंग बेटर उर्दू ऑल्सो। लेकिन आई वेंट एंड KP, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, मैंने ये सारा it was my interest because of course आप अपने roots भी as you grow older you want to go back to your roots because मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ना लोग इस बात की नहीं तारीफ़ करते जैसे हमारे ये politicians। I think it's so ridiculous कि बाहर जाते हैं और उनके designers पहन के जा रहे हैं। Do you think they're going to be impressed कि आप उनके American या French designers वो भी Chinese made? And this is just a lack of exposure. This is a lack of I suppose intellect also कि आप लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। लोग आपकी इस वजह से इज़्ज़त करते हैं कि आपको अपने हेरिटेज का पता है, आप क्या ये बात मनवा सकते हैं कि आपको अपनी ज़बान बोलनी आती है। So while I was working at the BBC as well और उससे पहले भी कभी किसी ने मेरा नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया। ऐसे से कि नहीं बोलोगे सही, अगर तुम फ्रेंच क्विजीन के नाम ले सकते हो यू कैन से खान, हाँ, मतलब आप फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हो एंड दैट इज़ एन इनहेरेंट प्राइड। अब प्रॉब्लम यह है कि देखें हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं लेकिन जो इनमें मसला है फ्रॉम हज़ारा जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, आई एम फ्रॉम द मानसहरा बेल्ट, खैबर पुख्तनख्वा और हज़ारा कराची में क्यों आता है? क्योंकि कराची में उनको काम मिलता है, उनके सूबों में उनको काम नहीं मिलता। कल भी मैं किसी इवेंट पे बैठी हुई थी कोई यूथ असेंबली में तो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि जनाब वो सारा तो कराची में आके काम करते हैं। तो भाई आप सूबों को कुछ देते नहीं हैं और फिर जुल्म खुदा का कि कराची वाले को भी कुछ नहीं मिल रहा। अभी आपको पता है मैं 2 बूंदें गिरी हैं सुबह 9 बजे और मैं दरियाए सिंध लग रहा था सड़कों पे एंड पीपल वर लाइक सेलिब्रेटिंग कि बारिश हुई है और ये बारिश नहीं है, ये एसिड रेन है। यू शुड रियली डिमांड एंड व्हेनेवर आई गो तो लोग कहते हैं जो हमारे हिंदको स्पीकिंग हैं तो वो कहते हैं बीबी आप केड़ी पार्टी ज्वाइन कर सो। तो मैं कहती हूँ तुम लोगों में क्या मसला है, तुम क्यों नहीं कुछ करते हो? कहते हैं असी मजबूर हाँ। ये जो मजबूरी है ना दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये आप इसको एपैथी कहें, लेथार्जी कहें, और वो इस वजह से है क्योंकि जो कोई भी पार्टी बनती है वो सिर्फ एक तो वो यकतरफा मोहब्बत एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, खुद अपने लीडर के लिए डिमांड करेंगे लेकिन जो आपके लिए जलील हो गए हैं, जिनके पुलिस रिकॉर्ड्स बन गए हैं, जो आपके लिए सोटे खा रहे हैं, जो आपकी कॉन्वॉयज जो धमाके में मर गए, जो आपके आगे पीछे, तो मुझे इस बात पे बड़ी जिनकी स्ट्रगल है एक्चुअली, हाँ, तो उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है। सो वेयरएवर आई गो लोग मुझे कहते हैं कि मैडम एक मेहरबानी करें। कल मेरे पास एक कोई शख्स बैठे हुए थे और उनकी कोई पोजीशन भी है रेनिंग पार्टी में, तो
मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि तुम्हारी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने टिश्यू जेब से निकाला, कहा ये, एंड व्हाई यू एक्सेप्टिंग दैट? सी मैं ये नहीं समझती कि मैं औरों से सुपीरियर रेस हूँ या ये भी एक हमारा मसला है, बट आई डू एक्सपेक्ट इक्वालिटी, मैं बराबरी एक्सपेक्ट करती हूँ। मुझे गुस्सा आता है कि जब लोगों को आप देखें, हम तो जिस दीन से हमारा ताल्लुक़ है, जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक़ है, पर्टिकुलरली आई एम वेरी प्राउड टू से कि जिस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, आई एम स्वाति, हमारी तरफ ये नहीं होता चौकीदार बैठा होगा, ये मेरा भाई बैठा होगा, एक प्लेट से खाना खाएंगे, एक चारपाई पे बैठे होंगे। ये मैं तो मानती ही नहीं हूँ कि आप जनाब किसी के पैरों में बैठें और आप मेंढासाई करें, जो हमारे यहाँ कल्चर है। खैर, और एक्चुअली आई वांट टू से कि हमारे पूरे पाकिस्तान का कल्चर है कि हम इंक्लूजन चाहते हैं, बट यू नो ऑब्वियसली वी बीन देयर जहाँ पे डिविजन्स हैं, और अफसोस ये होता है कि उन्हीं लोगों से जो हमें रूल कर रहे होते हैं हमें कभी कभी ये फेस करना पड़ जाता है। आई रियली वांट टू आस्क यू राम, are you coming out with the party or are you going to join any party? Well, Sadia, एक तो I do think कि everyone, people like you, young people like you, young ये जो हमारा fresh blood है, जो किसी की बीवी, भाभी, भतीजी, साली, you know, second wife नहीं है, उनके लिए रूट होना ज़रूरी है। फिर young people जो कि actually देखें, a lot of the time I will say कि आप लोग मिलते होंगे, आपको मैंने भी किया है, आपको इंटरव्यू करना पड़ता होगा और आप सोचते हो कि यार ये बंदा मिनिस्टर लगा हुआ है, या अल्लाह इसको तो, एंड यू मस्ट फील रियली इरिटेटेड। तो मेरी जितनी फॉलोइंग है, मैं कहीं जा नहीं सकती, मैं जहाँ जाती हूँ वो कहते हैं मैडम आपने ना ये पार्टीज़ नहीं ज्वाइन करनी, और मेरा वाकई कोई मैच भी नहीं। देखो मैं किसी के हैंडबैग उठा के फिरने वालों में से हूँ नहीं, बट पीपल ऑल्सो से दिस टू मी बिकॉज दे बिन देयर, और उनमें एक मजबूरी भी है, एंड देयर इज़ वैक्यूम। सो इट इज़ नॉट सो मच कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को अपने मफाद के लिए लॉन्च करूँ। आई रियली थिंक कि देयर इज़ अ वैक्यूम। सो मैं तो इनिशियली तो सोच रही थी कि हमारा खैबर पुख्तनख्वा सारा यहाँ पे बैठा हुआ है, सारा हज़ारा यहाँ पे बैठा हुआ है कराची में, एंड आई थिंक कि इवन व्हेन आई गो टू प्लेसेस लाइक इंटीरियर सिंध, जो लोगों की मोहब्बत है और जो लोगों की डेस्परेशन है, देयर इज़ अ डिमांड कि कुछ करें, और मुझे इस पर कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन I do think that sometimes you have to inspire people also, and there is, I don't know why, I've been very lucky that people have trust in me, and I don't want to, you know, why I've thought a lot about it is because मुझे डर लगता था कि मैं इनकी तरह हो ना जाऊँ। यानी कि कोई किसी पार्टी की सब्सिडरी नहीं बन रही, या कोई हकीकी या नज़रियाती नहीं आ रहा ब्लॉग, you are coming up with your own party. Now two with the things. new ideas. Two things. इसलिए बिकॉज नजरिया तो इन सारी पार्टीज का ज़ाती मफाद है, वेरी ओपन अबाउट इट। यू नो व्हाट, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। लोग आते हैं और लॉन्च कर देते हैं, जी मैं आज लॉन्च कर रहा हूँ, कराची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, दे मार 4:30, बट आपने जो बात की कि पहले चीज़ों को ठीक करना है, उन लोगों को लेके आना है, एक तो जो फ्रेश ब्लड है ऑल, और उस निज़ाम को, वो जो मेडा साई करके बैठा हुआ है, वो चप्पल जूते भी खा रहा है, वो हारी जिसकी बीवी जो है वो दरख्त से बंधी हुई है और उसको काम करने पे मजबूर करे, या फिर वो लोग जो बिरयानी की प्लेट की खातिर बिरयानी की प्लेट की खातिर वोट दे रहे हैं, कितना आसान होगा ये रवैया चेंज करना रहा। देखो फैसल, मैं तो हमेशा कहती हूँ आसान काम तो मैंने कभी किया ही नहीं ना। देखो मज़ा ही नहीं है आसान काम करने का, मतलब इंसान हैज़ टू चैलेंज योर कंफर्ट जोन। सो जब मैं आई भी, लॉट ऑफ पीपल जो कुछ भी वो स्पिन दें, लेकिन वो घबराते ही मुझसे लोग इसलिए हैं बिकॉज आई रिज़ाइन फ्रॉम अ सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट पोजीशन, एंड BBC इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ स्टेट TV की तरह जहाँ आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड आई थॉट यू नो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, आपके रिश्ते इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा मतलब अपनी जो जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी है, चाहे वो बच्चों की हो, अपने महल्ले की हो, अपने लोगों की हो, आई ट्राई टू यू नो टेक लुक आफ्टर दैम, टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आई थिंक कि ये बड़ा ज़रूरी है। यू हैव टू सी पीपल इन देयर पर्सनल लाइफ्स कि क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी क्या लोगों का ख्याल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कल किसी ने कहा, उन्होंने कहा मैं किसी शादी पे गई हुई थी, तो वो शायद कोई एक सर्टन जमात की तरफ उनका झुकाव था, मुझे नहीं पता था, तो मैं जब गई तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरी तो सास आपकी फ़ैन हो गई हैं, अब वो आपसे मोहब्बत करनी शुरू हो गई हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी मोहब्बत चेंज होगी, इतने आपका अखलाक। एंड आई थिंक कि ये भी बहुत प्रॉब्लम है अब इन द वर्ल्ड। आपके पास देखिए जो ट्रम्प पॉपुलिज्म आ गया है, जस्ट बिकॉज आप कोई बात बनवाना चाह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस किस्म के रवैये करें कि आप किसी को थप्पड़ मारें प्रोग्राम पे
और वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो थप्पड़ जब मारेंगे तो उनका लीडर उनको नोटिफिकेशन दे देगा। ये एक रिवाज है। हम तो 3+1 शोज़ हम इतने अरसे से देख रहे हैं, लेकिन एक बतदरीज आपको एक जवाल नजर आ रहा है, राइट? सो देयर इज दिस deterioration of our values, ethical values, and I think this is not a true representation of our people because people don't like it. अब कराची का आप एग्जांपल देखें तो मेरा ख्याल था जी कराची वाला जो है वो तो उर्दू स्पीकिंग है। अब जैसे मेरे ससुर की जो एज ग्रुप है या इवन माय हस्बैंड्स एज ग्रुप, वो शायद समझते थे कि जी ये कराची वाला है और ये सिंधी है। अब जो यंगर जनरेशन है वो दे डोंट आस्क कि आपका सरनेम क्या है, क्योंकि पश्तून भी यहाँ पे है, हज़ारेवाल भी है, आपके सिंधी भी है, बल्कि सिंधी कम है, बलोच भी है, सराइकी बहुत ज़्यादा है। सो जो कराची वाला है वो कराची वाला है, एंड ये कार्ड आपको नहीं यूज़ करना चाहिए फ्रॉम यू नो अक्रॉस द बोर्ड। जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि आपको ये लोग गरीब रखना चाहते हैं। ये सारी जो पार्टीज़ हैं इनका मकसद क्या है? अब आप ये देखें, ये बजट जो आया है, ये बजट तो कोई दुश्मन ही दे सकता है। ये बजट किस लिए आया है कि जो कराची में बैठा हुआ ई-कॉमर्स कर रहा है उसका कत्ल किया जाए। दुनिया ई-कॉमर्स को सपोर्ट कर रही है। आपके गांव में कोई साउथ पंजाब में गांव में कोई विलेज टिकटॉकर है, पबजी खेल रही हैं लड़कियां, उनको आप टारगेट कर रहे हैं, यानी खुद आप उनको जॉब क्रिएशन नहीं दे रहे। आपने जितना कराची घूमा आपको मज़ा आया? हमारे यहाँ बड़े बड़े खड्डे माशाल्लाह जी, वैसे तो अज़राए मजाक इंडिया ने जब वो वॉर चल रही थी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड की पिक्चर दिखा दी थी कि यहाँ बम्बार्डमेंट की है, तो फिर हमने उनको बताया बम्बार्डमेंट नहीं, पिछले 6 साल से बन रही है ये। हमें दुश्मनों के बॉम्ब्स की जरूरत ही नहीं है, अपनों ने वो दुख दिए हैं कि एब्सोल्युटली। लेकिन प्रॉब्लम पता है फैसल क्या है? बात ये है कि वो तो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो चाहते हैं जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी ये, अव्वल तो उनको पॉलिटिकल पार्टी कहना एक गलत बात है, ये भी यू नो एक मुलाजमत चपड़ासी ज़मी कर रहे हैं, और यही वजह है कि ट्रंप साहब फिर हमारे फील्ड मार्शल को बुलाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि वो कह रहे हैं 2 लीडर से बात कर रहे हैं, यानी कि उधर लीडर मोदी और इधर लीडर फील्ड मार्शल है। तो सबको आपकी हकीकत भी पता है, और ये देखो इज्जत ना कमांड की जाती है, और आप कुछ किसी के लिए करते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ जेबें भरने के लिए आए हैं, सिर्फ कुर्सी में बैठने के लिए आए हैं, मफाद परस्ती विल ओनली गो यू नो सर्टेन वे। नाम क्या है पार्टी याद का? आया एग्जैक्टली। नाम सोचा? देखिए मैं आपने जो कहा ना, सो आई वांट टू सिट विद पीपल अक्रॉस द बोर्ड एंड आई वांट टू टेक ऑन देयर सजेशंस आल्सो, बिकॉज आई थिंक कि ये जो हायरार्की जो बनाई जाती है ना, जो आपका ये सेटअप है कि एक बहुत ही लोअर आपका एक पार्टी वर्कर हो जो आपके लिए शहीद हो, और एक फिर ऊपर एक कल्ट लीडर बैठा हो, दैट्स रॉन्ग। आजकल आप जो बिजनेसेस भी हैं ऐसे नहीं चलाते, अब आपकी हॉरिजॉन्टल लीडरशिप होती है, एंड लिटरली अगर आपकी पार्टी में डेमोक्रेसी ना हो तो आप क्या डेमोक्रेसी मांग रहे हैं? यू नो अगर आपको अपनी पार्टी में ही आपको डेमोक्रेसी फॉलो ना करनी आती हो, सो फॉर मी लाइक आई सेड इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देयर हैज बिन अ लॉट ऑफ डिमांड। और लोग कुछ पहले खफा भी थे, इलेक्शन से पहले मुझसे बड़े लोग खफा हुए, बिकॉज पीपल सेइंग कि जिस पार्टी में जाएं दसो केड़ी पार्टी में वोट पाइए। मैंने कहा यार मैं खुद वोट नहीं डाल रही तो मैं तुम्हें क्या कहूँ। अच्छा हमारा तो वक्त महदूद है, बट मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, शॉर्ट ऑफ रैपिड फायर, बट आपको पता है पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स बड़े ख़तरनाक हैं, कोई सिंगल मेजॉरिटी से नहीं आ रहा। अगर रेहाम खान की पार्टी कोलिशन में जाना चाहे तो किसके साथ चाहेगी? येस और नो? PMLN? I don't think so. Okay, I'll take it as a no. Choices ही क्या है? People's Party? May be depend करता है, depend करता है who's leading at the top at the time. Will Bilawal leading? Bilawal I don't mind as much. Okay. लेकिन अगर वो मैं मक्खन में से बाल की तरह अगर निकाल लूँ तो okay. पार्टी में से अगर निकाल। कराची की हद तक MQM? देखिए MQM has to reinvent themselves, not this MQM, because they had a chance and I think they blew it. ये जो elections हुए हैं, ये जो I'm sorry माज़रत के साथ, लेकिन it's not age, it's a mental age which is a problem. When I say fresh blood, I don't necessarily mean कि हर बंदा 25 साल का, it also means कि आप woke हो। अगर आप ये जो बुढ़ा बाबा मेंटालिटी है, you have to change with times, ठीक है? और अगर आप वहीं खड़े हैं जहाँ 2003 में खड़े थे, तो you're out, you know, you're past season. So I would say कि this is a very tough choice. Honestly, मैं किसी के साथ भी coalition में ना जाना चाहूँ. लेकिन अगर I hope कि this might, because a lot of new parties are coming up. The problem with them is कि वो बड़ी एक single issue होती है, और मेरे नज़दीक single issue poverty alleviation है, upward mobility है. मैं नहीं चाहती सारी दुनिया, इनका तो यही प्लान है
कि सबको वजीफ़ों पे डाल दें, बेनज़ीर हाँ, इनकम सपोर्ट पे डाल दें yes. और ऊपर वाला जो है उसको भगा दें। ये जो ब्रेन ड्रेन के इतने फैंस हुए हैं कि उसकी फैक्ट्री पे आप बराजमान हो जाए। दैट्स देयर प्लान। दे डोंट वांट अ मिडिल क्लास। मतलब आपका जिस मुल्क में आपका एक बैंकर बजट बना रहा हो और वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख 2 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास है, तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी। इनको पता नहीं है कि आजकल 1100 रुपये दिहाड़ी वाला पॉवर्टी लाइन के नीचे है। व्हाट इज़ ही रीडिंग? मतलब 1 लाख 2 लाख तो आपका तो 40,000 तो उसका बिजली का बिल आता है जो कि 25,000 रुपये कमा रहा है। राइट। सो यू नो दे आर कम्प्लीटली ऑन सम अदर प्लैनेट एंड आई थिंक कि उनका कसूर नहीं, कसूर हमारा है। राइट। एंड एन लीग आफ्टर मरीम नवाज, N League, what recently they've done, I think it's a huge disappointment. They've disappointed us across the board. I think उनके अपने भी जो followers हैं, you know, वोट को इज्जत दो तो मांग रहे थे, लेकिन वोटर को भी इज्जत देनी चाहिए ना। तो ये कबूतर उड़ा के जो उन्होंने किया है, I think in none of them. I think you need to completely change the face of Parliament. All right. Thank you so very much, Rehan, for joining us. Thank you, Sadia. Thank you so much. It was a pleasure having you. Best of luck for the party. Pleasure. And Pleasure जो आपने talking बातें to you. And please keep us posted because we really want to know when somebody says, you know, a fresh start, fresh blood, woke people, तो obviously वो एक motivation है हम सबके लिए। फिर हो सकता है तुम लोगों को breakfast show छोड़ के आना पड़े। We'll see. If you can, we can. I could just poach them, the nice young people who know what they're talking about. Anything betterment for the country. है ना? Anything. चलो, done. Thank you so much. Thank you, Sadia. Let's have a little bitty break. उसके बाद वापस आते हैं. We'll talk more. Bitty. एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। लेडीज जेंटलमैन, मौसमियाती तब्दीली के खतरात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब हम पाकिस्तानी जो है वो ख़तरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। अब ये ख़तरों के खिलाड़ी हम ऐसे बने हुए हैं कि यू नो, इस पर मुझे एक शेर भी याद आ रहा है और वो शेर जो है वो कुछ इस तरीके से कि भाई फ़लक को ज़िद है जहाँ बिजली गिराने की, हमें भी ज़िद है वही आशियाँ बनाने की। हम आशियाँ वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ये सारे मामलात होते हैं। खैर, इस पे तो हम आगे ज़रूर बात करेंगे, बट उससे पहले हमने कल बात की थी ग्लेशियर फटने के मामलात। आपको याद होगा रिसेंटली नारान में ग्लेशियर फटा था, उसके नीचे फैमिली आके उनका इंतकाल हो गया था। तो ये ग्लेशियर क्यों फटते हैं और पाकिस्तान में वो कौन सी मकामात हैं जहाँ पे ग्लेशियर जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरात हैं, तो हम आपको दिखाते हैं एक मैप। वैसे पाकिस्तान में 5 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे ये ग्लेशियर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल यानी कि बहुत ही ख़तरनाक है। उनमें से ये दो जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में हैं और 3 जो हैं वो हैं जनाब आली यहाँ पे मौजूद गिलगित में। और उनकी साइट जो है, अब वो जो नाम है उनको मैं आपको बारी बारी बताता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि वो कितना ख़तरनाक है। अब ये जो है ये गिलगित का एक इलाका है बट्सवात, और वहाँ का अगर फ़र्ज़ कीजिए ग्लेशियर है और अगर इसमें कोई तबाही आती है यानी अगर ग्लेशियर फटता है तो इसमें क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पे 6 जो है वो आबादियाँ हैं और उसके साथ 3 सेहत के मराकज़ हैं, उसके साथ 9 स्कूल्स हैं और 102 किलोमीटर का रोड है, 4 ब्रिज है, 6000 की पॉपुलेशन है। और अगर ये ग्लेशियर फटा तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें गिलगित के इलाके बट्सवात में मुतासिर हो सकती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है हुंदुर, तिसरात हुंदुर, और वहाँ पे क्या कुछ हो सकता है ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ग्लेशियर फटा तो 5 आबादियाँ हैं, इसके साथ साथ 2 सेहत के मराकज़, 4 स्कूल, 148 किलोमीटर की रोड, 2 ब्रिज हैं और तकरीबन जो आबादियाँ मुतासिर होगी 5500 की आबादी यहाँ पे मुतासिर हो सकती है। क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट जो है वो है हिनारची ग्लेशियर लेक, और यहाँ पे इसका अगर यहाँ पे ग्लेशियर फटा तो इसका जो इम्पैक्ट हो सकता है वो 6 आबादियाँ अगेन यहाँ पे, उसके साथ 2 सेहत के मराकज़ हैं, 1 स्कूल है, 8 किलोमीटर का रोड, 4 ब्रिज और 6000 की आबादी को यहाँ पे ख़तरा है। इसके साथ साथ अगर हम ज़रा अब KPK का रुख करें और चित्राल का रुख, रेशुन 2015 मेरा ज़ाती तजुर्बा, यहाँ पे पहले भी सैलाब आ चुका है। ये अपर और लोअर चित्राल के बीच का इलाका है, और अगर यहाँ पे दोबारा कोई इस तरह होता है, फ़र्ज़ कीजिए ये रही इसकी ये ग्लेशियर है और अगर ये फटता है तो ये इम्पैक्ट
अगेन 6 यहाँ पे आबादियाँ हैं, एक सेहत का मरकज़ है, एक स्कूल है, 12.5 किलोमीटर का रोड है, 3 ब्रिज हैं, 4500 की आबादी। लेकिन सबसे अहम बात है कि ये 2 हिस्सों में बट जाएगा चित्राल अगर तो ये ग्लेशियर फटता है, जो कि पहले भी हो चुका है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर फर्ज कीजिए कि हमें ये सारी चीज़ें बचानी हैं, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं? हमें साइफनिंग करनी होगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना होगा, हमें रिटेनिंग वॉल बनानी होगी और उसके साथ हमें ब्रीचिंग भी देखनी होगी। ओके, तो इसी पे हम अब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकोलॉजिस्ट रफ़ी उल हक साहब। रफ़ी साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। ग्लेशियर्स जो फट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि ख़तरनाक हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा बताएं कि ये ग्लेशियर ख़तरनाक होना, इसका क्या मतलब है और क्या ये मौसम से ही होता है या फिर इसमें मैन मेड भी कार्रवाई कुछ होती है? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज है, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा फैक्टर वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है। हमारा अलमिया ये है कि हम गुनाहगार इतने नहीं हैं जितने हम सज़ावार हैं और सज़ा पा रहे हैं और वल्नरेबिलिटी पर हैं। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। मैन मेड एक्टिविटी वहाँ है कि जहाँ हम एक्सकवेशन या इस किस्म की एक्टिविटी में, लेकिन वो बड़े नॉमिनल सा है। उसका लोग जो हैं वो मकामी इतने अवेयर हैं और चूँकि बरसों से वहाँ रह रहे हैं और बल्कि सदियों से रह रहे हैं, तो वो ग्लेशियर को एक ब्लेसिंग के तौर पे देखते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि उनके रास्ते जो हैं वो मुख्तसर हो सकें। तो वो उमूमन उसका इम्पैक्ट जो है समझिए कि नॉमिनल है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है, और क्लाइमेट चेंज मैं आपको ऐसे ही मिसाल दे दूं कि हम जुनूब में रहने वाले जब वहाँ गए थे तो आपने भी बताया कि एक जगह ब्रिज उड़ चुका है जी। वो ब्रेप वो जगह है। अच्छा। कि जो बिल्कुल समझिए कि मस्तूस से आप जाएं और वहाँ पर जाकर के आप मुनक़ता हो जाता है मामला। ब्रिज उड़ गया था, यही ग्लेशियल आउटफॉल यानी ग्लोफ का ही इफ़ेक्ट था और उसके नतीजे में एक हैंगिंग ब्रिज है। तो हम हैंगिंग ब्रिज से उस पार जाते हैं। इवन वहाँ 2 या 3 गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल इस तरफ नहीं आ सकती हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड। जैसे आपने बताया कि चित्राल 2 हिस्सों में बट जाएगा, तो ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मज़ीद हिस्सों में जो है ना बटने का ख़दशा है। वल्नरेबिलिटी ये कुदरती तग़य्युरात का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस बयान करते हैं कि जब हम करम्बर की तरफ एक एक्सपीडिशन लेके गए थे पाकिस्तान वेटलैंड प्रोग्राम की वसातत से, तो वहाँ कैंप किया। कैंप जिस जगह किया उसका नाम था लश्कर गाज। तो लश्कर गाज में हम गए। मेरी स्नोरिंग होती है तो मुझे अलग कैंप मिला, मैं आराम से सो गया। जब ऊपर कैंप के जो है ना वो बूंदें गिरी तो बड़ा एंजॉय किया कि जी बड़ा अच्छा है। मैं बेफिक्र होकर फिर सोया। सुबह उठा तो जो हमारे कैंप इंचार्ज थे अहमद ख़ान, उनसे मैंने पूछा कि अहमद ख़ान आप सही सोए? अहमद ख़ान ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, कहने नहीं। तो मैंने कहा कि आप क्या करते रहे रात भर? कहने लगे मैं सर्च लाइट लगा के और पानी देखता रहा। मेरे जहन में पहला सवाल यह आया कि लगता है कि हम अपर एटमॉस्फेयर लो ऑक्सीजन प्रेशर में, तो शायद इनके दिमाग पे कोई असर हो गया है। फिर मैंने उनसे इंटरप्रिटेशन पूछा, मैंने भाई पानी में आप क्या देख रहे थे? तो कह लेंगे मैं मट्टी के ज़र्रात देख रहा था। अच्छा, आप मट्टी के ज़र्रात देख रहे थे, तो क्यों देख रहे थे भाई? कह लेंगे यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट अवलांचेज आती हैं, लोग गारों में रहते हैं, वहाँ पे मैंने केव्स में लोगों को आबाद देखा। तो कह लें कि वो, फिर मैं सबसे पहला काम ये करता कि विसल बजाता और तुम सबको ये कहता कि कैंप छोड़ो और करीबी चट्टान के पीछे जो है ना अपना रिफ्यूज ले लो, वरना बचत नहीं है। तो ये एक फ्रीक्वेंट फैक्टर है, हैज़र्ड है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है। ठीक है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जहाँ फ्लोइंग बॉडीज़ हैं, जहाँ यानी कोई चैनल्स हैं, कॉन्डुइट्स हैं, तो वहाँ पर आबादी का होना उसकी शिद्दत में, उसकी तकालीफ में इजाफा कर सकता है। एक तो ये हो गई चीज़, ये तो वहाँ की जो आबादी है उसको तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन इसके साथ जब कोई ग्लेशियर फटता है, ग्लेशियर फट के वो सैलाब को मज़ीद एडवर्स करता है, ये मैं चाहूँगा। वो होता यही है, जैसे आप क्लाउड बस्ट है,
तो क्लाउड बस्ट में क्या होता है कि पानी अचानक आ जाता है, ज़मीन में जज़्ब करने की सलाहियत नहीं होती, तो एक सैलाबी कैफियत हो जाती है। वैसे ही वो चैनल, एक छोटा चैनल होता है, उसमें अचानक एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आकर गिर जाए तो उसको हम ग्लॉफ यही कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लॉफ। तो ये इसीलिए कहा गया कि वो अचानक वो जगह फूल के बजाय स्ट्रीम रहे वो झील की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जैसे अताबाद में हुआ। जी, अच्छा अताबाद की तो हमने बात करनी है। अच्छा, ये तो हमने 5000 साइट जो कि खुद एनडीएमए ने इसको किया हुआ है, डिनोट किया हुआ, उसको हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 7000 से ज़ायद ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल हैं। ये भी बात के कुतुब शुमाली और कुतुब जनूब, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाकिस्तान में है और उन ग्लेशियर्स में से 7000 वल्नरेबल हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। देखिए जी, हम 18 बड़ी पीक के जब वो होंगे कस्टोडियन तो हमारे पास रिस्क फैक्टर तो बढ़ेगा। जब हम वहाँ पे फ़ख्र से बयान करते हैं तो यकीनन हम उस रिस्क का भी इयादा करते हैं कि जो ग्लेशियर के आउटफॉल बस से है। हाँ, अब हमारी हैबिटेशन जो है वहाँ पर, जो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो ज़्यादातर हैबिटेशन होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। जो बड़ी आबादियाँ हैं जैसे राजा हैं वहाँ के या जो सरदार हैं, उनके घर के गिर्द वो हुआ करता है। तो जो लोग थोड़े से कम आमदन के होते हैं वो वाटर स्ट्रीम्स के करीब अपनी आबादी रखते हैं। जैसे हम ये करम्बर की ही मैं मिसाल दूँ, हम किशमांजा में एक जगह ठहरे थे, हमने हॉल्ट किया था। किशमांजा बिल्कुल ऐसी जगह थी कि जैसे कोई विंड मिल चल रहा हो, इतना शोर था पानी का। तो आप अंदाज़ा कर लें कि उसके फ्लोस का थ्रस्ट क्या होगा, कितना ज़्यादा। और अगर उसमें मज़ीद वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आ जाए तो फिर तो क्या ही असर होगा। तो फिर ऑल राइट। तो ये है। रफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपने जो अताबाद वाली बात की, मैं चाहूँगा कि हम अताबाद की जो फुटेज है वो ज़रा दिखाएं भी कि क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ भी एक सैलाब आया। अताबाद के करीब एक होटल था और वहाँ पे जब सैलाब आया है तो वो पूरा होटल जो है वो बहा के और उसको तबाह करके ले गया है। 2 दिन से ये फुटेज भी ज़ेरे गर्दिश है और सिर्फ अताबाद में नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो इस तरह के हो चुके हैं। अच्छा, ये तो जो है वो स्वात की है, बहरैन की, मदयान की। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ, और ये एक होटल था जो कि पूरा का पूरा ढह गया था। और क्योंकि हम नेचर के साथ करते हैं छेड़छाड़, उसके साथ करते हैं हम छेड़खानी। ये जो है ये स्वात का इलाका है, मदयान और वहाँ बहरैन, और वहाँ पे इलाका जो है वो होटल जो है दरिया किनारे आप बनाते हैं, कहने को दरिया किनारे बनाते हैं। ये वो फुटेज है कि जिस वक्त जो फॉरेन टूरिस्ट थे जब वो आए थे अताबाद के उस होटल में, और उन्होंने जब ये पॉइंट आउट किया था कि भाई आप अपना सारा फुजला और सारा सीवरेज जो है वो तो फेंक रहे हैं झील में। ये अताबाद होटल का ख़त्म होने के बिल्कुल 3 या 4 दिन पहले ही हुआ था। सो द थिंग इज़ कि अगर हम नेचर के साथ इसी तरह की छेड़खानी करते रहेंगे तो नेचर हमारे साथ भी इसी तरह छेड़खानी करती रहेगी। टूरिस्ट और टूरिज़म इंडस्ट्री इससे कितनी ज़्यादा मुतासिर होती है। हमारे साथ जो है वो ज़हरा शलवानी मौजूद होंगी जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म पे काम करती हैं। एंड विद दैट सादिया, इट्स ओवर टू यू, प्लीज़ टेक ऑन टू द नेक्स्ट गेस्ट। राइट फैसल, लेट्स इंट्रोड्यूस ज़हरा शलवानी जो कि एनवायरनमेंट चेंज एक्सपर्ट है। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, और ये पहली बार तो नहीं हुआ है। ज़रा वेलकम टू द शो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेक्सस हादसा जब हुआ था, जिसका अभी कुछ देर पहले फैसल भी जिक्र कर रहे थे, ये पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, ओवर द ईयर्स ये रिपीट हो रहे हैं। स्वात वाक़या हमारे सामने ही है। टूरिज़म के नाम पर कुदरत के साथ पाकिस्तान में छेड़छाड़ की जाती है। देखने वाला क्या समझे, मतलब क्या हम इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, और ये वाक़यात पाकिस्तान में हुए ही चले जा रहे हैं। नेचर के साथ किस किस्म की छेड़छाड़ हो रही है? 2022 के जो फ्लड्स थे वो भी एक आई ओपनर एक्सपीरियंस था, ये बात समझने के लिए कि कितना ज़रूरी है कि हम क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए उस पर रहें। बिल्कुल उसी तरीके से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, माना होटल इंडस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जब आप वल्नरेबल पॉपुलेशंस के साथ काम करते हैं, जैसे कि हमारे माउंटेनस रीजन्स में ये असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से इलाके हैं जो कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, माता ग्लोफ, उसके जद में आ सकते हैं।
उस हिसाब से कैटेगराइजेशन होती है, जो कि आपकी नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम भी करती है, और आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो एनडीए में हो या पीडीए में हो, वो करते हैं, और वो आपको एरियाज को बाइफरकेट करके बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क जोन है, मतलब रेड जोन, ये ऑरेंज जोन है, मतलब कि ये रिस्की तो है लेकिन ये उस नौयत का नहीं है जितना रेड जोन इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट, और फिर ग्रीन जोन, मतलब ऐसे जोन्स जो कि हम तकाजा लगा सकते हैं कि ये कुदरती आफात से फिर भी एक तरह से बचे हुए हैं, यहाँ पे आप हाउसिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप होटल्स भी बना सकते हैं। ये असेसमेंट्स हुए हुए होते हैं, ठीक है, और ये मुझे कि पूरी दुनिया सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ जा रही है, और हम जो है वो सारा होटल्स का फुजला गलाजत दरियाओं में फेंक रहे हैं। हम कैसे जाएंगे सस्टेनेबल टूरिज्म, पायदार जिम्मेदार सयाहत की तरफ? दुनिया भर में हम बेशुमार मिसालें देखते हैं, जैसे कि बार्सिलोना, मलागा, स्पेन के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके, इटली के बहुत सारे मुख्तलिफ इलाके जैसे कि वेनिस, वहाँ पे ओवर टूरिज्म की वजह से लोकल्स ने खुद मुहिम चलाना शुरू किया है कि अब हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होने की वजह से उनके इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब तर हुई चली जा रही है। लोकल जो शहर हैं वहाँ पे लोकल मकामी लोगों के लिए बसने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा है और एयरबीएनबीज़ इतने आपको सस्ते पड़ जाते हैं कि जो वहाँ के अपने मकामी लोग हैं वो हाउसिंग रेंट और मॉर्टगेज अफोर्ड नहीं कर पाते, विच मीन्स कि आप लोकल्स को उन्हीं के इलाकों से पुश आउट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पे अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके बीचेस हैं थाईलैंड में, मालदीव्स में, जो कि बंद किए गए क्योंकि वो इतने ज़्यादा पोल्यूटेड थे कि ये ओवर टूरिज्म की वजह से कि वो जाने जैसे ही नहीं रहे। Right. तो इसीलिए they had to take actions. I agree with you on this, ज़ाहिरा। लेकिन मेरे जहन में, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, लेकिन मेरे जहन में एक्चुअली आता है फैसल कि हमने तो टूरिज़्म को उस तरह से कैश ही नहीं किया ना पाकिस्तान में, और उससे पहले ही हम अपनी जगहें तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। सो आई थिंक हमें ये भी देखना है कि हम टूरिज़्म को नो कर भी देते हैं अगर, तो भाई उसमें हम वहाँ पर इक़दामात क्या उठाएंगे जब तक हम इस आइडिया को परसीव नहीं कर लेते कि सस्टेनेबल टूरिज़्म होता क्या है और उसको हमने अचीव कैसे करना है। आप भले से टूरिज़्म रोक भी लें, वी विल नेवर बी एबल टू मेक अ कमबैक। ऑलराइट, इसी के साथ हमें ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। वो अजीम हस्ती जिसने कुफ्र व गुमराही के शहरों में हिदायत की शमए रोशन की, कैसर व किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया, जिसके दौरे हुकूमत में 1000 से ज़ायद शहर फतह हुए, 4000 से ज़ायद मसाजिद तामीर की गईं। ये मोहतरम हस्ती इमामुल आदिलीन, गैज़ुल मुनाफ़िकीन, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी ताला अन्हो की ज़ाते मुक़द्दसा है। ज़ुहदो तक़वा, अदलो इंसाफ और खुदा खौफी के जिस मकाम पे आप फाइज थे वो आप ही का हिस्सा हैं। सफ़र हो या हज़र, घर में हो या बाहर, आपने अपनी ज़िंदगी निहायत सादगी से गुजारी। जहाँ आराम करना होता तो ज़मीन पर चादर बिछाते और उस पर लेट जाते, कभी दरख्त पर चादर डालकर उसके साए में आराम कर लेते। वो आधी दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन सादगी भी ऐसी कि अल्लाहु अकबर। तो खिलाफत राशिदा के दूसरे ताजदार, इस्लामी तारीख़ के उल आज़म अकबर शख्सियत हुस्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उनका यौम शहादत है। हम आपको ये भी बताएं कि आज के दिन की मुनासबत से बहुत ही अहम गेस्ट भी होंगे हमारे साथ और उनसे भी हम बात करेंगे। चेयरमैन रोटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया अब्दुल खबीर आज़ाद साहब आपका। मुझे बताइएगा, आज के दिन जो है हज़रत उमर फ़ारूक का यौम शहादत है। शख्सियत उमर फ़ारूक की सादगी उसमें पिन्हा थी। एक जानिब वो आधी दुनिया के हुक्मरान, लेकिन दूसरी जानिब सादगी ऐसी कि अल्लाह अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि आज मुहर्रमुल हराम का आगाज जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है।
और आगाज हो चुका है कि महीना ये बड़ा ही तकरीब वाला महीना है और ये बड़ा महीना है और मैं समझता हूँ कि इनकी अय्याम की तकरीम करना हम सब पर लाजिम है। और आप जानते हैं कि यकम मुहर्रम हराम जैसे आपने कहा हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिन है और इसको पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में हम मनाते हैं। और मैं समझता हूँ ये वो हजरत उमर है, उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ काना बादन नबिय्यन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। अल्लाह के पैकर हैं और आपने हमेशा जो है के लिए बहुत से उलमा बहुत सी चीजें आज आप जो देखते हैं वेलफेयर का निज़ाम या मुख्तलिफ निज़ाम पुलिस का निज़ाम ये सब का सब अगर देखा जाए तो हमें वहां से मिला है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ से उमर गुजरता है वहां से शैतान गुजर नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ क्या यकम मुहर्रम हराम हमें सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दिन है उसको मनाना चाहिए। बिल्कुल। और ये वो लोग थे जिनसे अल्लाह राजी हुआ, बेशक, और ये अल्लाह से राजी हुए, बेशक। और रामा उबैनहुम कहा गया कि आपस में नरम गोशा और प्यार करने वाले। आज हमें भी चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में वही चीज लेकर आए। मुहर्रम हराम में मैं समझता हूँ कि जो क्या में अमन है और उसमें मजहबी हमाकी है। बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब, और बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरती से आपने इसको दरिया को कूसे में बंद किया है। हम हजरत की बात कर रहे हैं, वो जो आधी दुनिया के थे हुक्मरान भी मगर कहाँ था, बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा किश्ती का बादमा था। बड़ा मुबारक है नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका, वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सुए मंजिले रवां दवां था। उभरते सूरज से ताज मांगा, समंदरों से खिराज मांगा, किसे खबर है कि उसका सिक्का जहां में जारी कहाँ कहाँ था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे में नबी से पूछो। अंधेरी शब में चराग बनकर जो सारी दुनिया में ज़ोफिशा था। सलाम अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन नासिर दीन मुबीन दुआए मुस्तफ़ा दामाद मुर्तज़ा सैयदना व मौलाना इमामना व मुर्शदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु। इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।